हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। आज हम अपनी इस वीडियो में सेक्शन कवर करने वाले हैं सीआरपीसी की, जो हमारी सेक्शन है 232 यानी कि 232, जो बात करती है एक्विटल के बारे में। यानी कि एक्विटल का क्या मतलब होता है? बाइज्जत बरी कर देना। किसी भी एक्यूज को, किसी अपराधी को बाइज्जत बरी कब किया जाता है, इससे रिलेटेड है हमारी सेक्शन 232। हम किसके ट्रायल के किस कोर्ट के समक्ष ट्रायल के बारे में बात कर रहे हैं? जब आप सेशन कोर्ट के समक्ष आपका ट्रायल चल रहा होता है तो क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए जैसा कि हम बात कर रहे हैं सेक्शन 232, इससे पहले आपको कुछ सेक्शन को समझना होगा, क्योंकि जब हम सीआरपीसी में कुछ सेक्शंस को पढ़ते हैं तो हमें प्रीवियस सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सीक्वेंस वाइज है, स्टेप वाइज, इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो मैं एक बारी फास्टली रिपीट कर देता हूँ किस किस तरीके से प्रोसीजर है। चैप्टर 18 जो बात करता है कि किस तरीके से कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सेशन कोर्ट के समक्ष जो है केस चलेगा। सबसे पहला स्टेप क्या आता है? सबसे पहला स्टेप ये आता है कि जो भी प्रोसीडिंग है वो कंडक्ट की जाएगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 226, जो ये बात करता है ओपनिंग केसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, यानी कि जब भी केस को ट्रांसफर किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा 209 के सेक्शन को अप्लाई करते हुए, यहाँ पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे वो एक्सप्लेन करेंगे चार्जेस के बारे में, और वो यह भी कहेंगे कि उनके पास पर्याप्त एविडेंस है और इससे जो है एक्यूज्ड अपराधी का गिल्ट प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन आती है हमारी डिस्चार्ज की, यानी कि जो भी आरोप लगे हैं उन सभी को रिकॉर्ड को कंसीडर करने के बाद जज को यह लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये पर्याप्त नहीं है, इस पर प्रोसीडिंग को चलाने के लिए कोई पर्याप्त ग्राउंड नहीं बन रहा है, तो ऐसे में एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया जाता तो नेक्स्ट स्टेप आता है चार्ज फ्रेम करने का, जो हमारी रिलेटेड सेक्शन है 228। इसमें दो चीजें हैं, या तो ट्रायल जिस कोर्ट के समक्ष आया है उसी कोर्ट में चलेगा या फिर दूसरी कोर्ट में चलेगा। यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेशन कोर्ट की। अगर सेशन कोर्ट में ट्रायल नहीं चलता है तो केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसके पास ट्रायल चलना है, और अक्यूज को बोल दिया जाता है कि आपका ट्रायल वहीं पर चलेगा, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन चार्ज फ्रेम कर देगी। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन क्या आता है, जहां पर उसी कोर्ट में जो है उसका ट्रायल चलना है, तो ऐसे में रिटर्न में चार्ज फ्रेम किया जाएगा, उसको यह पढ़कर सुनाया जाएगा कि आपके अगेंस्ट ये अपराध लगे हैं, एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से, और उससे यह पूछा जाएगा कि तुम जो ये अपराध लगे हैं, जो चार्जेस लगे हैं, इससे सहमत हो, क्या आपने ये अपराध किया है या आपने अपराध नहीं किया है, और इसके लिए आप क्लेम करना चाहते हो किस चीज को? ट्रायल को, यानी कि आप प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो चार्ज फ्रेम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, या तो एक्यूज अपना जो गिल्ट है उसे एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो वो क्या कहेगा कि मेरे को ट्रायल करना है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो सेक्शन 229 229 हमारी पिक्चर में आती है। जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेता है अपने गिल्ट को, वहां पर कोर्ट क्या कर देती है, उसे कन्विक्ट कर देती है, दोषी ठहरा देती है, उसे सजा दे देती है। अगर वो कन्विक्ट नहीं करती तो नेक्स्ट सेक्शन अप्लाई होती है। क्या कहती है कि एक डेट फिक्स की जाती है प्रोसिक्यूशन के लिए, यानी कि जब भी एक्विटल नहीं होता है तो एक डेट फिक्स की जाती है, उस पे क्या होता है कि विटनेस की गवाही करवाई जाए, और ऐसे में प्रोसिक्यूशन एक एप्लीकेशन मूव करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि ये हमारी तरफ से गवाह हैं जिनको आप समन कीजिए, यानी कि उन्हें बुलाया जाए कोर्ट के अंदर। उसके बाद जैसे ही उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है तो अब उनका क्या करना होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी कि उनकी गवाही करनी होती है। तो जो डेट फिक्स की जाती है उस पर गवाही की जाती है। जो भी जो भी विटनेसेस वहां पर प्रोड्यूस किए गए थे, इससे प्रीवियस सेक्शन में हमने बात की थी ना कि विटनेस को, गवाहों को जो है समन किया जाता है कि आप उस डेट पर प्रेजेंट हो जाइए। साथ ही इसमें एक पावर भी दी गई है कि
कोर्ट चाहे तो जो है क्रॉस एग्जामिनेशन को डेफर भी कर सकती है कि दूसरे का पहले चीफ हो जाते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर करवा लेंगे, या फिर किसी भी अदर रीज़न से यहाँ पर जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसे डेफर किया जा सकता है कि उसे फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन करवाया जाए। उसके बाद यहाँ पर हमारी आज की जो सेक्शन होने वाली है सेक्शन 232, जो बात करती है एक्विटल के बारे में कि बाइज्जत बरी कब किया जाता है। इसको हम पढ़ते हैं, इफ आफ्टर टेक द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, यानी कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से जो जो उनके पास साक्ष्य हैं, एविडेंस है, उनको लेने के बाद, और एग्जामिनिंग द एक्यूज को भी यहाँ पर एग्जामिन किया जाता है, एंड हियर द प्रोसिक्यूशन को सुना जाता है, एंड द डिफेंस ऑन द पॉइंट, यानी कि उनके पॉइंट पर क्या डिफेंस है यह भी सुना जाता है, एक्यूज के पॉइंट पे क्या डिफेंस है। इन सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद अगर जजेस को यह लगता है कि यहाँ पर कोई एविडेंस हमारे पास प्रोसिक्यूशन ने यह शो नहीं किया है या कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जो यह कह सके कि एक्यूज ने ये अपराध किया है, जो भी अपराध वटेवर कुछ भी हो सकता है, अगर प्रोसिक्यूशन फेल हो जाता है अपने एविडेंस को देने में, यानी कि जो एविडेंस दे रहा है उससे ये साबित ही नहीं हो रहा कि जो एक्यूज ने वो अपराध किया है, तो ऐसे में जज क्या करते हैं, जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, यानी कि इस चीज़ को जजेस रिकॉर्ड करते हैं और एक ऑर्डर करते हैं एक्विटल का। यहाँ पर हमने प्रीवियसली भी बताया था जो डिस्चार्ज है उसमें और एक्विटल में यही डिफरेंस है। एक्विटल होने के बाद आप आगे अपील कर सकते हो, डिस्चार्ज होने के बाद आप पर दोबारा भी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप बाइज्जत बरी हो जाते हो, लेकिन यहाँ पर आप पर प्रोसीडिंग ही नहीं चलती तो आप बरी कैसे होगे। अब हम बात करते हैं हमारे आज के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो हमें इस वीडियो में डिस्कस करने हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी भी एमसीक्यू का आंसर पहले से ही पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या एमसीक्यू है कि जो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन है वो बनाई जाती है किसके समक्ष। आई होप आपको इसका जवाब ज़रूर पता होगा। एंटीसिपेटरी बेल किस सेक्शन में है, सीआरपीसी के सेक्शन 380 सीआरपीसी में है, और इसी सेक्शन में हम एंटीसिपेटरी बेल जो है लेते हैं, और यह हम ले सकते हैं कहाँ पर, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष जाकर। तो इसका जो फोर्थ है वो सही जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू क्या है, नेक्स्ट एमसीक्यू यह कह रहा है कि किस शेड्यूल में, किस फॉर्म में सीआरपीसी के यह डिस्क्राइब किया गया है कि द कन्विक्ट बी हैंग बाय नेक अनटिल ही इज डेड। यानी कि इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी रिपीट किया है, अगर आप मेरी सीक्वेंस वाइज वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा, और आपने सीआरपीसी में इसे पढ़ा है तो आपको पता होगा। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कोई भी अपराधी जिस पर कन्विक्शन कर दिया जाता है, इसी एक्यूज पर कन्विक्शन कर दिया जाता है, उसके बाद उसे फांसी पर लटकाया जाता है, और उसे तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक कि वो मर ना जाए। यह बात जो है कहाँ पर लिखी हुई है, किस शेड्यूल में लिखी हुई है, ये तो आपको पता चल ही गया। सेकंड शेड्यूल में लिखी हुई है, किस फॉर्म में जो है ये डिस्क्रिप्शन बताई गई है, तो फॉर्म नंबर जो है हमारा 42 है, इसके अंदर बताया गया है। इसको आप एक बारी देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है कि इर्रेगुलरिटीज विद विशिएट ट्रायल हैज़ बीन स्टार्टेड। किस सेक्शन में यह बात कही गई है, यह हमारी बात कही गई है 461 सीआरपीसी के अंदर। तो इसका जो है सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। 437 कब इंसर्ट किया गया था, तो इसे इंसर्ट किया गया था 2009 के अंदर। अब बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। क्या कह रहा है, यह कह रहा है एन इरेगुलरिटीज बाय द मजिस्ट्रेट विल नॉट विशिएटिंग प्रोसीडिंग
यानी कि इरेगुलरिटी बाय मजिस्ट्रेट विल नॉट विशिएटिंग प्रोसीडिंग। यहाँ पर अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आए तो इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो हमारी 461 में विशिएटिंग प्रोसीडिंग दी गई है कि कौन कौन सी प्रोसीडिंग विशिएट होगी, तो इन सभी में से वो कौन सी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि ये 460 की बात कर रहा है, जबकि मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जो ये ऑप्शंस हैं ये आपको 461 में मिलेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर बात की गई है कि इन सभी में से कौन सी विशिएटिंग प्रोसीडिंग नहीं है। तो सबसे पहला है मेकिंग एन ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, ट्राई एन ऑफेंस ऑफ समरी एंड टेंडरिंग पार्डन टू ए कंप्लायंस, डिमांडिंग सिक्योरिटी फॉर द गुड बिहेवियर। तो जब आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे आप इसको भी पढ़िएगा, इसको भी पढ़िएगा, दोनों सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ इससे भी पूछा जा सकता है, इससे भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है शामिल की गई है 461 के अंदर। इसके अलावा बहुत बड़ी लिस्ट है, आप उसको देख लीजिएगा। तो आज हमने इस वीडियो में अपने इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर कर लिया। इससे रिलेटेड हमारे MCQ जो है वो भी हो गए हैं। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।